नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट इलाइट में। यार दोस्तों, हम लोग मैथ रीजनिंग स्पेशल टेस्ट बैच में जो है 2 मॉक टेस्ट पिछले 2 दिनों में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का तीसरा मॉक टेस्ट का बारी है और जिसका क्वेश्चन पेपर 6:30 बजे ही आपको एप्लीकेशन पर भेज दिया गया था। उम्मीद करते हैं कि आप बना करके क्वेश्चन पेपर को बैठे होंगे और कॉपी कलम साथ में लेकर के बैठे होंगे और बिल्कुल लेकर के बैठिए ही, ताकि हम जब सारा प्रश्न का सॉल्यूशन करवाएं तो आप उसको मेंशन कीजिए। एक बार उसी बहाने आपका सारा प्रश्न का जो है ना पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या पहला से। कहता यदि 3x² माइनस में 5x प्लस में 1 बराबर 0 है तो x² प्लस में 1/9x² का मान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले सोचेंगे इस मान को ज्ञात करने के लिए कौन सा मान चाहिए हमको। अच्छा, x² यानी x 9x² यानी 1/3x, यानी इसका वर्ग करेंगे तब जाकर के हमको x² प्लस में 1/9x² का मान मिल पाएगा। यानी इस मान को ज्ञात करने के लिए यह वाला मान चाहिए ही चाहिए हमको। अच्छा, मेरे पास जबकि है क्या 3x² माइनस में 5x प्लस में 1 बराबर 0, तो इस मान से इस मान को कैसे प्राप्त करें। तो देखिए 3x से डिवाइड कीजिए, 3x से डिवाइड करोगे। ऐसा क्यों करेंगे? ताकि यहाँ x मिल जाए, यहाँ 1/3x मिल जाए। तो 3x से डिवाइड करोगे तो यहाँ मिलेगा x और यहाँ हो जाएगा 1/3x, है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब 3x से इसमें भी डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, माइनस में 5/3 जो है वह राइट साइड जाकर के 5/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। अब स्क्वायर का मामला तो स्क्वायर करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा, वर्ग करोगे, ध्यान देना, तो इधर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, या तो केवल वर्ग हो जाएगा। वर्ग तो दोनों तरफ करना होगा, तो यह हो जाएगा आपका a² है ना प्लस में b² यानी 1/9x²। अच्छा, 2ab को उधर भेज देंगे तो माइनस में 2ab हो जाएगा। पहले राइट साइड का वर्ग कर लीजिए, तो यह हो जाएगा आपका 5/3 का होल स्क्वायर। अच्छा, इधर वाला 2ab बचा था, इधर भेज दीजिए। अच्छा, 2ab, a का मान हुआ x, b का मान हो गया आपका 1/3x, तो x कट जाएगा, तो 2 गुना 1/3 यानी इसको आप लिख सकते हैं सीधा सीधी 2 बटा कितना लिख सकते हैं 3, है ना। चलिए कैलकुलेट कीजिए, ये हो जाएगा आपका 25/9 माइनस में 2/3, एलसीएम हो जाएगा आपका 9, है ना। अब देखिए, यानी 25 में से 6 घटा लीजिए, यानी 19/9 आपका राइट आंसर है। 19/9 कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है कि नाव की गति जो है वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति नाव की गति का 25% है। ध्यान दीजिएगा, देखो बोट का स्पीड दे रखा है। अच्छा, बोट का स्पीड कितना है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मेरे भाई? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि धारा की गति स्ट्रीम जो है, धारा का जो वेग है नाव की गति का 25%। अच्छा, 25% का मतलब एक्चुअली होता क्या है? 25/100 यानी 1/4, है ना। तो इसका 1/4 निकाल लीजिए, 12 का 1/4 निकाल लीजिए, यानी धारा का जो गति हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यह धारा का वेग हो गया। अब क्या कहता, सुनिए, कहता 30 किलोमीटर अनुप्रवाह। अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ, जिसको डाउनस्ट्रीम अंग्रेजी में बोला जाता है। जबकि 27 किलोमीटर प्रति प्रवाह यानी धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत, जिसको अंग्रेजी में अपश्चिम कहा जाता है ना। कहता दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। अब सोचिए, तो नाव को 30 किलोमीटर धारा के साथ चलना है, तो धारा के साथ चलना है, चाल जुटेगा। 12 प्लस में 3 कितना हो गया? 15। जबकि 27 किलोमीटर जो है धारा के विपरीत जाना है, चाल घटेगा, है ना। नाव का चाल माइनस में धारा का चाल, 12 में से 9 गया कितना? 3, है ना। 9 से 3 बार में काट लीजिए, 15 से 2 बार में, यानी 2 प्लस में 3 कितना हो जाएगा आपका? 5 घंटा जो है कि आपका राइट आंसर होगा। कितना? 5 घंटा। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर ए, है ना। यानी उस नाव को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह धारा के साथ, जबकि है ना 27 किलोमीटर धारा के विपरीत यानी उसके प्रतिकूल, यानी जिसको अंग्रेजी में अपश्चिम कहा जाता है, जाने में कुल जो समय लगा वह समय होगा 5 घंटा का। चलिए अगला प्रश्न पे आइए। प्रश्न संख्या तीसरा। यह बहुत ही लॉजिकल सवाल है, इसको बारीकी ढंग से आप समझोगे, है ना, ताकि आप सेकेंडों में जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप सेकेंडों में प्रश्न को सोल्व कर पाए। कहता राम अपनी आय का x% बचाता है, यदि उसकी आय 25% बढ़ जाता है और व्यय 20% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में 50% का वृद्धि होता है। एक्स का मान पूछा जा रहा है। अच्छा, एक्स है क्या?
एक्स जो है राम के द्वारा अपनी आय में जो सेविंग होता है उसी का प्रतिशत है, आय में जो बचत करता है उसी का प्रतिशत है। अच्छा एक बात सोचिए, एक्चुअली आय यानी इनकम में क्या क्या होता है। आय जब आप पैसा कमाते हो, चाहे हम हो चाहे आप हो, तो उसमें दो ही स्थिति बनता है, या तो हम पैसा को खर्च करें या तो पैसा को भविष्य के लिए जमा करके रखें, यही दो चीज बनता है स्थिति, है ना। आय में या तो खर्च होता है या तो क्या होता है, बचत होता है, नहीं। हाँ ध्यान दीजिएगा, देखो आय में या तो खर्च होगा या तो क्या होगा, बचत होगा। आय में दो ही स्थिति बनता है ना, एक्सपेंडिचर या फिर सेविंग। अच्छा एक बात सोचिए, उसकी आय 25% बढ़ता है तो खर्च 20% और बचत 50%। अच्छा एक बात सोचिए, आय का निर्माण जो है वह तो खर्च और बचत दोनों को जो आप जोड़ोगे, हाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आय हम निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे। अगर हम मंथली अपना इनकम निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, कितना खर्च किए एक मंथ में और कितना बचाए, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना कमाए, कितना मेरा इनकम है, यह निकल करके आ जाएगा। नहीं, तो आय 25% बढ़ता है तो व्यय 20% और बचत में 50%। तो आय का निर्माण जो है वह खर्च और बचत से मिलकर ही होता है। हाँ तो सोचिए, व्यय यानी खर्च बढ़ रहा है कितना, 20%। हाँ ध्यान दीजिएगा, खर्च कितना बढ़ा, 20%, जबकि सेविंग, अच्छा बचत कितना बढ़ा, 50%। ऐसा कब हुआ, तो ऐसा तब हुआ जब आय 25% बढ़ा है ना। यानी अब देखिए, जब एलिगेशन का आप प्रयोग करते हो तो आप इसमें जानते हैं कि एलिगेशन मेथड में जो है जिस चीज का चर्चा किया जाता उसी का एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू का प्रयोग बीच में किया जाता है। अच्छा तो यह देखिए, खर्च 20%, बचत 50%, जबकि आय कितना बढ़ा, तो आय बढ़ा है 25%। कितना बढ़ा, 25%। चलिए क्रॉस करके रेशियो निकाल लीजिए, है ना, खर्च और सेविंग के बीच का। तो यहां हो जाएगा आपका 25 और यहां कितना हो जाएगा आपका 5, है ना। देखो 5 कॉमन निकालोगे यानी 5 इंस्टू कितना हो जाएगा आपका 1। अब सोचिए, आपसे एक्स का मान पूछा जा रहा है। अच्छा एक्स है क्या, तो एक्स उसके इनकम में जो बचत किया गया उसी का प्रतिशत है। अच्छा सोचिए, यूनिट के तौर पर आय सोचिए, तो खर्च करता है 5 यूनिट, बचाता 1 यूनिट है, यानी आय को अगर देखा जाए तो कितना हो गया, 6 यूनिट, है ना। और उसमें बचत कितना करता है, 1, यानी 1 जो है वह 6 का कितना प्रतिशत है, बस निकाल लीजिए। देखिए 50/3 यानी कितना हो जाएगा, 16.2/3%। यही एक्स का मान हो जाएगा, 16.2/3%। एक्स एक्चुअली था क्या, तो उसके इनकम में, उसके आय में जो बचत होता है उसी का प्रतिशत था, यानी एक्स का मान हो गया 16.2/3%, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी, इसका तुरंत रिवीजन कीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमने बोला आय में दो चीज होता है, या तो खर्च होगा चेला या तो बचत होगा, है ना। देखिए खर्च बढ़ता 20%, बचत बढ़ता 50%, आय बढ़ा 25%, है ना। खर्च और बचत के बीच का रेशियो आ गया, खर्च और बचत दोनों मिलकर आय बनेगा। आय 6 यूनिट हुआ, उसमें बचाता 1 है, यानी 1 जो है 6 का कितना प्रतिशत है, 16.2/3%। यही तो एक्स था। आगे आ जाइए प्रश्न संख्या 4 की ओर। देखिए क्या कहता है प्रश्न संख्या 4, कहता है कि 10,500 के कुल कितने गुणनखंड हैं, यानी इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको बताना है, किसका, 10,500 का। अच्छा देखिए, तो जब भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर आपको ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका प्राइम फैक्टेशन कर लेते हैं, यानी इसको अभाज्य संख्या के पावर के रूप में निरूपित कर लीजिए। अच्छा 2 को 0 के लिए 2 को 2, 2 को 5 और 105 है, तो 3 गुना 7 गुना 5, तो 2 तो केवल इसी में है, तो 2 पर पावर कितना, 2। अच्छा 3 यहां पर था, 3 पर पावर 1, है ना। अच्छा 5 का प्रयोग देखिए, 105 में एक बार और 2 बार 2 को 0 में, तो 5 का प्रयोग कितना बार हो गया, 3 बार। जबकि 7 का प्रयोग कितना बार, 1 बार। देखिए 7 के 21 से वो 5 निकालोगे 105, 2 को 5, 2 को 2 को 5, 2 को 2 को मिलकर जो है वह 2 को 0 बना देगा। तो हमने प्राइम फैक्टेशन कर लिया, अब कुछ नहीं करना है, पावर में 1 बढ़ा करके गुना कर लीजिए हर एक पावर में। पहला पावर कितना है, 2, 1 बढ़ा लीजिए, 2 प्लस में 1, अगला पावर कितना है, 1 बढ़ा लो, 1, 1 प्लस में 1, अगला पावर कितना है, 3, 1 बढ़ा लो, 3 प्लस में 1, अगला पावर कितना है, 1, फिर 1 बढ़ा लो। अब जो है सकी गुना कर लीजिए, देखिए ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 3 गुना 2 गुना 4 गुना 2, यही है ना। ये 16 तरीके कितना हो गया आपका, 48, 48,
यानी कहने का मतलब है कि 10,500 के कुल गुणनखंडों का जो संख्या होगा वह कितना होगा 48, यानी 10,500 को कुल 48 संख्याओं से भाग लगाया जा सकता है, नहीं भाग दिया जा सकता है पूर्णतः। पावर में एक क्यों जोड़ते हैं, इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि सब पर पावर 0 एक फैक्टर बनता है। जैसे 2 पर पावर 2 का फैक्टर अगर सोचे तो एगो 2 पर पावर 0, एगो 2 पर पावर 1, एगो 2 पर पावर 2, क्योंकि एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है हर सब संख्या एक से पूर्णतः विभक्त होता ही है हम। चलिए आगे आ जाइए, अगला प्रश्न पे आते हैं। कहता है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का लकड़ी का एक ठोस गोला है ना, लकड़ी किस रूप में, गोला के रूप में, और इसमें से एक ठोस शंकु को काट कर निकाल लिया जाता है। इसकी ऊंचाई 9 है, आधार का व्यास 18 है। इसके बाद शेष बची लकड़ी का प्रतिशत आपसे पूछा। वास्तविकता बात है, लकड़ी अगर गोला के रूप में है, उससे एक शंकु काटोगे तो लकड़ी बचेगा ही, तो जो लकड़ी बचा उसका प्रतिशत आपको जो है कि बताना है। अच्छा, लकड़ी पहले किस रूप में था, गोला के रूप में। अच्छा, तो गोला का आयतन क्या होता है, तो कहोगे सर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस 9 है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इससे काट कर एक शंकु बनाया जाता है। अच्छा, शंकु का आयतन क्या लिखोगे, 1/3 पाई, रेडियस का जहां तक सवाल है, डायमीटर 18 है, रेडियस कितना हो जाएगा 9 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, ऊंचाई कितना हो गया आपका 9 है। देखिए लकड़ी गोला के रूप में था, उससे काट कर एक शंकु बना दिया गया है। तो कहता है इस प्रक्रिया के बाद जो लकड़ी बचा उसका प्रतिशत बताइए। देखिए इतना लकड़ी था जिसमें हमने इतना का प्रयोग किया, बाद बाकी लकड़ी बच गया। अब देखिए पाई और 9 का क्यू काट करके हटा लीजिए, 4/3 1/3, इसका रेशियो हो जाएगा 4:1, यानी 4 यूनिट लकड़ी में हमने 1 यूनिट का इस्तेमाल किया। अच्छा, तो बचाएंगे कितना, बच रहा है कितना, 3 यूनिट। कहां से, 4 से। पूरी लकड़ी का मान कितना 4, यानी 3 जो है 4 का कितना प्रतिशत है निकाल लीजिए। 4 से कट गया आपका 25 बार में, यानी 75% लकड़ी जो है क्या हो गया, बच गया है ना। 75% लकड़ी जो है इस प्रक्रिया में बच गया है। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। कहता है एक धनराशि को जो है ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए का दुगुना, बी का 3 गुना, सी का 4 गुना आपस में बराबर है। ध्यान दीजिएगा, कहता है ए का दुगुना, बी का 3 गुना और सी का जो है 4 गुना आपस में क्या है, बराबर है। देखो जब गुणात्मक भाग बराबर होता है तो राशि का अनुपात गुणात्मक भाग को पलटने के बाद पलटो, यह हो जाएगा 1/2, 1/3 और यह हो जाएगा आपका 1/4। देखिए भिन्न का अनुपात है, सरल अनुपात में बदलने के लिए लॉसर से गुना करेंगे, एलसीएम से गुना कीजिए, एलसीएम 12 हो जाएगा, यानी 6:4 कितना हो गया 3। यही तो एबीसी के 3 एबीसी के बीच का रेशियो हो गया। अब सोचिए, कहता बी के दुगने और सी का हिस्सा का अंतर 7500 है, ए के भाग का 75%। अब देखिए ना, निश्चित राशि के रूप में आपको एक्चुअली क्या दिया गया है, निश्चित राशि के रूप में आपको 7500 दिया गया है। क्या दिया गया है, 7500, 7500। अच्छा, ये 7500 है क्या, तो 7500 के बारे में सोचिए। बी का दुगना और सी के हिस्से का अंतर है। अच्छा, बी का दुगना कितना हो जाएगा, 4 का दुगना 8 और सी कितना हुआ 3, 8 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना 5, यानी यह 5 यूनिट का मान है। कितना का, 5 का। ए का 75% पूछा, पहले ए का निकाल लीजिए पूरा मान, ए का पूरा हिस्सा हो गया, ए का पूरा भाग हो गया, इसका 75% आपको निकालना है, यानी 75/100 से जो है सकी आप गुना कर लीजिए। अब देखो 500 से काट लीजिए 15 बार में, यानी 75 गुना कितना हो गया आपका 90 है ना। चलिए 0, 9 5 45 बच गया 4, 63 और 4 कितना हो गया 67, यानी कितना हो जाएगा आपका 6,750 रुपया। कितना, 6,750 रुपया आपका आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर सी। आपसे यही पूछा गया था कि ए के भाग का 75% बता दीजिए। पहले हमने ए का भाग निकाल लिया, फिर 75% उसका निकाल लिए। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। बस अगला सवाल, बस आप लोग चला जितना बताते हैं उतना आप बिल्कुल रिवीजन करते चलिए। हम बोले ना कि 2-3 मंथ के बाद ऐसा समय आएगा कि आपको लगेगा कि मैथ्स और रीजनिंग अलग से पढ़ने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है, सब चीज हमको ने सर ने करवा दिया है ना। और बिल्कुल एग्जाम में भी आप जाओगे तो मैथ रीडिंग बिल्कुल एकदम हलवा लगने लगेगा है ना। खाली आप प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। कहता है घनाकार टैंक के 3 आसन्न सतह का क्षेत्रफल 3 वर्ग मीटर, 12 वर्ग मीटर, 16 वर्ग मीटर है
उस टैंक का क्षमता लीटर में पूछा जा रहा है। देखो जहां तक ये घनाकार टैंक का बात है, अब देखिए जहां कमरा भी एक घनावाकार ही हुआ करता है। अब देखिए अलग अलग इसका एरिया है, घनावाकार घनाकार नहीं, घनावाकार होना चाहिए। अब देखिए सुनिए, जब एक घनाभ का बात करते हैं तो उसमें 3 प्रकार का ही पृष्ठ हुआ करता है। जैसे कमरा को उठा देख लीजिए, जैसे ऊपर कमरा का वैसे नीचे, जैसे दायां आपका स्थिति होगा वैसे बायां होगा, जैसे सामने आपका स्थिति होगा वैसे आपके पीछे स्थिति बनता होगा। यही 3 प्रकार का फलक हुआ ही करता है ना, घनाभ की स्थिति में, है ना। जैसे ऊपर वैसे नीचे, जैसे दायां वैसे बायां, जैसे आगे वैसे पीछे। तो अगर घनाभ के तीनों प्रकार के फलक का क्षेत्रफल दिया गया हो, सुनिएगा आराम से, और अगर उसका आयतन निकालना हो तो सीधा सा बात, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान रखना, अगर तीनों प्रकार के फलक का क्षेत्रफल दिया गया हो और अगर आपको आयतन निकालना हो तो तीनों प्रकार के फलक के क्षेत्रफल के गुणनफल का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, यानी वर्गमूल निकाल लीजिए। अच्छा निकाल लीजिए आयतन। तो इसका आयतन अगर निकालोगे तो आयतन आपका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा अंडर रूट तीनों प्रकार के फलक का क्षेत्रफल। एक प्रकार के फलक का क्षेत्रफल है 3, दूसरा प्रकार के फलक का क्षेत्रफल है 12 और तीसरा प्रकार के फलक का क्षेत्रफल कितना 16। अब देख लीजिए 36 का 6 और ये हो गया 16 का 4, यानी कितना हो जाएगा आपका 24 मीटर क्यूब। यही तो घनाभाकार होना चाहिए, घनाभाकार टैंक का आयतन हो गया 24 मीटर क्यूब में। तो हम लेकिन हमसे कहता उस टैंक की क्षमता लीटर में बताएं। ध्यान रखना चाहिए, 1 मीटर क्यूब बराबर हुआ करता है, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। क्या होता है, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। अब सोचिए अगर ये 24 मीटर क्यूब है, इसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका 24,000 लीटर। क्या हो जाएगा, 24,000 लीटर। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, अतः 24 मीटर क्यूब बराबर 24,000 लीटर हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आप प्रोसेस भी है, बिल्कुल प्रोसेस से भी आप बना सकते हो, लेकिन अगर याद ध्यान रखिएगा तो बिल्कुल आसान सा बात है। अगर किसी घनाभ के तीनों प्रकार के फलक का क्षेत्रफल दिया जाए, आयतन निकालना है, तो तीनों प्रकार के फलक के क्षेत्रफल के गुणनफल का वर्गमूल निकाल लीजिए, उसका आयतन आ जाएगा। आयतन हमने निकाल लिया, लीटर में बताना था तो मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर दिए। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, अर्थात 24 मीटर क्यूब बराबर 24,000 लीटर हो जाएगा। चलिए आगे आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। कहता किसी टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा, कितना भरा, 3/4। जब उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लेते हैं तो टैंक खाली हो जाता है। सोचिए 3/4 भरल था, 30 लीटर निकाल लिए, पूरा खाली हो गया, यानी वही 30 लीटर भरा हुआ था जो 3/4 भाग था, तो पूरा तो ज्यादा हो जाएगा, 4/3 से गुना कर लीजिए, 3 से 10 बार में उड़ा दीजिए, यानी 10 कितना हो जाएगा आपका 40 है ना। आपसे यही पूछा गया टंकी का धारिता बताइए, यानी टंकी का धारिता कितना लीटर का है, 40 लीटर का। टंकी कितना लीटर वाला, 40 लीटर वाला। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। कहता राधा एक वस्तु जो है एक निश्चित मूल्य पर बेचकर जो है, राधा जो है एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचती है, 20% का लाभ अर्जित करती है। यदि वस्तु को 8 रुपए अधिक में बेचती तो उसे 30% का लाभ होता है। सोचिए सिंपल सा बात है, पहले राधा को होता था 20% का लाभ, विक्रय मूल्य 8 रुपया बढ़ाई, परिणाम स्वरूप उसको हो गया 30% का लाभ। तो सोचिए पहले 20% का लाभ होता था, अब 30% का लाभ हो गया। कितना रुपया के कारण, तो 8 रुपया के कारण। अच्छा प्रतिशत में परिवर्तन सोचिए, पहले 20% का लाभ, अब 30% का लाभ, यानी 10% का परिवर्तन है। जबकि राशि में परिवर्तन देखा जाए कि 10% का लाभ का परिवर्तन हो कितना रुपया के कारण रहा, तो 8 रुपया के कारण। आपको हम बार बार बतलाते हैं कि चला लाभ हानि का तुलना हमेशा क्रयमूल्य से किया जाता है। डिस्काउंट जो है वो मार्केट प्राइस यानी अंकित कीमत पर दिया जाता है, जिसको फेस वैल्यू कहा जाता है। तो अगर आप 100% निकालोगे है ना, तो ये एक वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा राधा के लिए, है ना। कहता है ऐसी 16 वस्तुओं का वास्तविक कीमत क्या होगा, ये एक वस्तु का क्रय मूल्य आया, ऐसा 16 वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो 16 से जो है कि गुना कर लीजिए, है ना, एक शून्य काट करके हटा लीजिए, 16 से, यानी 1200 कितना हो जाएगा आपका 80 रुपया। यानी इस प्रकार के जो है ना 16 वस्तुओं का वास्तविक कीमत जो है वह कितना हो जाएगा 1280। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। देखिए पहले 20% का लाभ होता था, 30%,
कै रुपया के कारण? 8 रुपया के कारण 10% का डिफरेंस हुआ। 100% निकाले, एक वस्तु का क्रय मूल्य आया। ऐसा ऐसा 16 वस्तु का क्रय मूल्य पूछा था, 16 से गुना कर लिए। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। कहता एक लंब वृत्तीय बेलन है ना कि त्रिज्या 20% बढ़ा दे, ऊंचाई 30% कम कर दे, तो आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा? सोचो, वृद्धि या कमी होगा। अच्छा, बेलन का आयतन होता क्या है चेला? तो कहोगे पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो दोनों स्थिति में जब आयतन लिखेंगे तो पाई तो कांस्टेंट होगा। रेडियस को 100 मान लेते हैं, तो पहले वाला आयतन सोचिए आर स्क्वायर, ऊंचाई को भी 100 मान लेते हैं, यह पहले का आयतन हो गया। अब सोचिए ना, त्रिज्या में 20% का वृद्धि, तो आर स्क्वायर यानी 120 गुना 120, रेडियस 100 था, 20% बढ़ा ली। ऊंचाई में 30% का कमी, 100 में 30% कमी कितना हो गया? 70। अच्छा, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य काट करके जो है सके हटा लीजिए, यह हो गया आपके पास 1000 अनुपात 144 गुना 7। देखो 7 कितना हो गया? 8, 7 28, बच गया आपके पास 2, 98 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 100। यही तो है। अब सोचिए आयतन में वृद्धि को देखिए, आयतन में वृद्धि कितना का लिख रहा है? 8 का। कहां से? 1000 से, है ना। तो 8 जो है 1000 का कितना प्रतिशत है आप निकाल लीजिए। देखिए 2 शून्य कट गया आपका, यानी हो जाएगा 0.8% का, नहीं 0 कितना 8% का वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, है ना। देखिए यहां पर मिस्टेक है, यहां भी 0.8% वृद्धि है, यहां भी 0.8% वृद्धि है। तो एगो को कमी कर लीजिए, है ना, एगो को कमी बना लीजिए एक ऑप्शन को, है ना, ताकि ऑप्शन भी आपका सही हो जाए। एगो को कमी कर लीजिए। ऐसे दो ऑप्शन में एक ही बात था, यानी आयतन में जो है वृद्धि हो रहा है कितना का? 0.8% का। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता त्रिभुज पी क्यू आर में जो है ओ अंतः केंद्र है आर 42 डिग्री, क्यू ओ पी का मान आपसे पूछा जाए। सबसे पहले बात किया जाए अंतः केंद्र का, यानी अंग्रेजी में इसको इन सेंटर कहा जाता है ना। जहां पर कोण समद्विभाजक आके मिलता है उसी को अंतः केंद्र कहेंगे चेला। देखो जहां पर कोण समद्विभाजक मिलेगा उसको अंतः केंद्र कहेंगे, इन सेंटर कहेंगे। अंतः केंद्र पर बना कोण का मान 90 प्लस में तीसरा कोण का आधा होता है। जब बाह्य समद्विभाजक खींचते हैं तब वहां जो कोण बनता है वह 90 माइनस में तीसरा कोण का आधा होता है। जहां पर भुजाओं के लंब समद्विभाजक आके मिलते हैं उसको परिकेंद्र कहा जाता है, सरकम सेंटर कहा जाता है ना। परिकेंद्र पर बना कोण का मान होता है 2 गुना तीसरा कोण। जहां पर सारा शीर्ष लंबा के मिलता है उसको लंब केंद्र कहा जाता है, यानी ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। लंब केंद्र पर बना कोण का मान 180 डिग्री माइनस में तीसरा कोण होता है। जहां पर सारा मीडियन आके मिलता है, माध्यिका आके मिलता है, उसको केंद्रक कहा जाता है, मध्य केंद्र कहा जाता है, गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको सेंट्रॉइड कहा जाता है। अभी बात अंतः केंद्र का है। त्रिभुज पी क्यू आर का चर्चा है, हाँ ध्यान दीजिएगा। किस त्रिभुज का चर्चा? पी क्यू आर का। देखो पी क्यू क्या हो गया आपका? आर। अब इसमें क्या कहता है? कहता ओ जो है अंतः केंद्र है। क्या है? ओ अंतः केंद्र है, यही है वो। तब से पी ओ आर का मान पूछा गया, जबकि आर का मान आपको दिया गया है कि यह 42 डिग्री है। कितना? 42 डिग्री। तो लिखेंगे कि कोण पी ओ आर बराबर, अभी हमने बोला कि अंतः केंद्र पर बना कोण का मान होता है 90 प्लस में तीसरा कोण का आधा। तीसरा कोण आपका 42 है, तो 42 का आधा कर लीजिए, यानी 21 जोड़ लीजिए, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 111 डिग्री। कितना? 111 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर ए। अंतः केंद्र पर बना कोण का जो मान होता है वो होता है 90 प्लस में तीसरा कोण का आधा। तीसरा 42 है, 42 का आधा हो गया आपका 21, 21 जोड़ लीजिए 111 डिग्री। अगर बाह्य समद्विभाजक होता है तो 90 माइनस में तीसरा कोण का आधा हुआ करता है। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता है एक वर्ग का परिमाप 32 है, दूसरा का 24 है, उस वर्ग का विकर्ण बताओ जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अच्छा, इन दोनों का क्षेत्रफल पहले जोड़ो। 32 परिमाप है, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, उसका एक भुजा निकाल लिए, उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए पहला वाला वर्ग का। अच्छा, दूसरा वर्ग का परिमाप है 24, उसका एक भुजा निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर लीजिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका स्क्वायर कर लीजिए। एक ऐसा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। देखिए एक नया वाला जो वर्ग है जिसका क्षेत्रफल दोनों के योग के बराबर है, तो नया वाला वर्ग का क्षेत्रफल हुआ। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है तो उसका स्क्वायर रूट करेंगे, तब नया वाला वर्ग का भुजा निकल के आया। उसका विकर्ण आपसे पूछा गया है, नया वाला का नहीं,
नया वाला वर्ग का विकर्ण, तब भुजा निकल के आ गया, वर्ग का विकर्ण होता √2 गुने भुजा, √2 से जो है से गुना कर लीजिए, 4 से 8 बार में कट गया, 4 से 6 बार में, यानी 64, 8 6 10 आप जानते भी हो, ऐसे देख भी सकते हो, 64 36 100 का 10 और गुना √2, यानी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 √2 से मीटर में है तो आपका 10 √2 मीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लो 10 √2 मीटर वाला कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी, क्या हो जाएगा 10 √2, है ना, कितना मेरे भाई 10 √2 मीटर आपका आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 287 मीटर लंबी एक ट्रेन 37 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा से आ रही एक दूसरे ट्रेन को 18 सेकंड में पार करता है। दूसरे ट्रेन का लंबाई पूछा गया। अच्छा देखो, रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगा तो दूरी क्या होता है, दोनों के लंबाई का योग हुआ करता है, दूरी निकालिए, अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुटेगा। 80 और 37 कितना हो गया आपका 117। अब इसको जो है कि मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज कीजिए। अच्छा, एक दूसरे को पार कितना देरी में करता है 18 सेकंड में, तो यह जो दूरी हुआ यह दोनों ट्रेन का लंबाई हुआ, क्योंकि रेलगाड़ी जब एक दूसरे को पार करेगा तो वहां जो दूरी होगा दोनों के लंबाई का योग होगा। इसमें एक का लंबाई घटा लीजिए, दूसरा का लंबाई आ जाएगा। एक का लंबाई कितना है आपका 287, दूसरा का लंबाई निकल के आ जाएगा। चलिए गुना कर लीजिए, तो यह कितना हो गया आपका, यह हो गया 500 कितना 85 माइनस में हो गया आपका 287 नहीं। अच्छा देखिए, तो इसको 587 बना के घटाइए तो 300 और 2 और उसमें कम कर लीजिए क्योंकि 85 ही है, यानी हो जाएगा 298 मीटर। कितना 298 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर सी, यही तो दूसरा ट्रेन का लंबाई है 298 मीटर। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता है x का मान ज्ञात करें, है ना, यदि x + 3 x + 4 x + 7 और x + 9 का औसत जो है 52 है। देखिए लगातार संख्या आपको दिख रहा है, अंतर समान है, दो का डिफरेंस है तो अंतर तो समान है, तो औसत मान जो होता है वह बिल्कुल बीच का मान नहीं, अंतर समान होगा। तो औसत निकालने का तरकीब जो है आपका, या तो पहला पद जोड़ अंतिम पद बटा 2 भी कर सकते हो आप, है ना, अंतर समान है तो सीधा कर लीजिए पहला पद, या फिर बीच वाला मान निकालने के लिए दोनों बीच वाला को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर, जैसे करोगे, है ना, अंतर समान है ना। तो यहां पर देखिए पहला पद जोड़ अंतिम पद बटा 2, यानी x + 3, हाँ ध्यान दीजिएगा, और प्लस में x + 9 और बटा कितना 2, यही तो सारे संख्या का औसत है। और यह सभी संख्या का औसत कितना दे रखा है प्रश्न में, यह दे रखा है आपको 52। यहाँ पर आपके पास तरकीब औसत निकालने का बहुत सारा है, या तो सब कुछ औसत बराबर क्या होता है सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी, या तो सबको जोड़ करके 4 से डिवाइड कीजिए, या तो फर्स्ट लास्ट को जोड़ करके 2 से डिवाइड कीजिए, या तो बीच के दोनों मानों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कीजिए। अच्छा 2x में 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा x, और 12 में करेंगे 2 से तो 6, बराबर में कितना हो गया आपका 52, यानी x बराबर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 46, x बराबर 46 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, x का मान ही आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न पे आइए। कहता है ए बी और सी एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, ए के निवेश का 2 गुना, बी के निवेश का 3 गुना, साथ ही सी के निवेश का 5 गुना आपस में बराबर है। अब देखिए ना, तो फिर वही बात है, गुणात्मक भाग बराबर है ना, रेशियो निकालने के लिए पलट लीजिए, ए का 2 गुना पलटेंगे 1/2, बी का 3 गुना पलटेंगे 1/3 और सी का 5 गुना आपस में क्या था बराबर था, है ना। ये देखिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा, निवेश का रेशियो आ जाएगा, है ना। अब देखिए भिन्न का अनुपात को सरण पद लसा से गुना करेंगे, एलसीएम 30 हो जाएगा, यानी 15 अनुपात, यहाँ पर 10 अनुपात कितना हो जाएगा 6। यही देखिए, तो अब देखिए जहां तक पार्टनरशिप का सवाल है, पार्टनरशिप में लाभ को कैसे बांटते हैं, पूंजी गुना समय के आधार पर, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में। लेकिन अगर समय का चर्चा नहीं हो, है ना, या फिर सबका समय बराबर हो, तो समय लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो हम पूंजी के रेशियो में ही बांट लेंगे। अच्छा समय क्यों नहीं हम जिक्र करेंगे, क्योंकि सबका समय तो बराबर है, तो एक वर्ष से सब में गुना करेंगे फिर तो वही बात रह जाएगा, है ना। चलिए यही उसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो, यही उसके लाभ का रेशियो, ए का हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा कुल लाभ कितना का है 15.5 लाख का। अच्छा यूनिट को जोड़िए, तब 15 10 25 कितना हो गया 31, ए का पूछा, यूनिट मान कितना है 15, है ना। इसको 0.5 बार में, 0.5 गुना 15 यानी 7.5 लाख, कितना 7.5 लाख रुपए, यही है ए का जो प्रॉफिट होगा वह 7.5 लाख। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं।
कहता है एक व्यक्ति जो है, ध्यान दीजिएगा आराम से, एक व्यक्ति 15 घंटा में 150 किलोमीटर दूरी तय करना है। अच्छा, पूरा कितना दूरी तय करना है? 150 किलोमीटर का दूरी तय करना है, वो भी कितना देर में? तो 15 घंटा। अभी क्या कहता सुनिए, यदि वह 10 घंटा में 11.8 किलोमीटर प्रति घंटा गति से, अच्छा सोचिए इस गति से 10 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? 10 से गुना करोगे तो यह हो जाएगा 118। यानी सोचो 15 घंटा में 150 तय करना था, 10 घंटा में 118 किया, बचा आपके पास कई घंटा? 5 घंटा। तो हमसे यही पूछा जा रहा है शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसका गति क्या होगा। तो शेष दूरी यही बचा जो 5 घंटा शेष समय में तय करना है। अब देखिए यह हो गया आपका 32 बटा कितना हो गया? 5 है ना। देखो 5 से काट लो 6 बार में, यानी 6 दशमलव कितना हो जाएगा आपका? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी शेष दूरी शेष समय में तय करने के लिए है ना, उस व्यक्ति का स्पीड क्या होना चाहिए? 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। कितना? 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 4 गुना। देखिए पिता और पुत्र का चर्चा है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र का कितना गुना है? 4 गुना है। अब क्या कहता, 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र का कितना हो जाएगा? 5 वर्ष बाद, 5 साल पहले पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र का कितना गुना था? 9 गुना। देखिए ऊपर वर्तमान है, नीचे 5 साल पहले का बात किया गया, तो वर्तमान से 5 साल पहले जाने के लिए दोनों में 5-5 घटेगा। जब समान राशि जोड़ते घटाते हैं तो अंतर को बराबर करते हैं। यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 8 का है। बराबर करने के लिए यहाँ 8 से गुना कर लीजिए, यहाँ जो है कि 3 से गुना कर लीजिए, है ना। अब देखो यहाँ पर 8 से गुना करो, यहाँ जो है कि आप 3 से गुना कर लीजिए। अच्छा यूनिट कितना घट रहा है यह देखो, तो 8 से 3 यानी 5 यूनिट घटा। इधर भी देखो 32 से 27 5 यूनिट घटा, जबकि घटता कैसा साल है? 5 साल, जो 5 यूनिट का मान है। 1 यूनिट का मान निकाल ली। क्या पूछा गया? पिता का वर्तमान पूछा गया। वर्तमान ऊपर है, गुना करने के बाद गुना वाला उठाएंगे, यानी 32 यूनिट का मान बताना है। तो 1 यूनिट का मान 1, 32 यूनिट का मान 32, यानी पिता का जो वर्तमान में उम्र है वह 32 ईयर्स है। कितना? 32 वर्ष है। कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्या मेरे भाई? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। सी नंबर आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएंगे। कहता निम्नलिखित भिन्नों का कौन सा समूह जो है वो आरोही क्रम में, आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम, यानी असेंडिंग ऑर्डर का बात किया, छोटा से बड़ा की ओर अग्रसर होने का बात किया है। देखिए इसको क्रॉस वाला मेथड से तो आप जांच ही सकते हैं, गुना करना पड़ेगा, थोड़ा हर जगह देखना होगा, लेकिन आपको एक तरकीब और बताते हैं। देखिए कौन कौन सा फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया गया। एक है आपके पास 5/6, दूसरा जो है आपके पास वो है 6/8, तीसरा है 7/9, और चौथा क्या हो गया आपका 11/3। देखिए जितना भी फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया गया सबका सब प्रॉपर फ्रैक्शन है। पूछोगे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है सर? देखो फ्रैक्शन 3 प्रकार का, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता उचित भिन्न। क्या होता है? उचित भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता अनुचित भिन्न। देखिए भिन्न का मतलब एक्चुअली होता क्या है ना। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर। कहने का मतलब किसी पूरे भाग के, किसी पूरे मान के किसी भाग को प्रदर्शित करना ही तो फ्रैक्शन है। जैसे 1/4, 2/3, 1/5 भाग। क्या बोले? किसी संपूर्ण मान के किसी भाग को जो प्रदर्शित करते हैं जिस संख्या के द्वारा, वही तो फ्रैक्शन, वही भिन्न है। अब यह हम बोले कि सब का सब प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे? देखो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है वैसा फ्रैक्शन जिसका हर जो है वह अंश से क्या हो? ज्यादा हो, यानी डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, है ना। जबकि इम्प्रॉपर में उल्टा, उसमें अंश ज्यादा हर कम। फ्रैक्शन का वास्तविक रूप समझिए तो यही हुआ करता है, और 99% प्रश्न इसी फ्रैक्शन पे पूछा जाता है। तो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन से संबंधित बड़ा छोटा चूज करना है, देखो अंश और हर के अंतर से हर को रिप्लेस करो। 5 और 6 का डिफरेंस, हर को रिप्लेस करेंगे डिनोमिनेटर को। 6-8 का डिफरेंस 2, हर को रिप्लेस कर दीजिए अंतर से। यह हो गया 7/2 और यह हो गया 11/2। अब देखिए एलसीएम से सब में गुणा कर लीजिए। एलसीएम हर का कितना हो जाएगा? 2 से गुणा करेंगे 10, यहां हो जाएगा आपके पास 6, यहां हो जाएगा आपका 7, यहां हो जाएगा 11। देखो जिसके सामने जैसा अंक या जैसा मान का प्राप्ति हुआ वो फ्रैक्शन उसी प्रारूप का होगा। जिसके सामने वैल्यू बड़ा मिला समझो फ्रैक्शन बड़ा होगा, जिसके सामने वैल्यू छोटा मिला समझो फ्रैक्शन छोटा होगा। अच्छा तो आपको आरोही क्रम छोटा से बड़ा, सबसे छोटा तो 6 वाला यानी सबसे छोटा 6/8, इसके बाद 7 वाला यानी 7/9, इससे जो बड़ा होगा वह 10 वाला यानी 5/6, और इससे जो बड़ा होगा आपका वो होगा 11/13।
ऐसा ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में ऐसे दिया गया 6/8, 7/9, 5/6, 11/13, कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। देखिए क्रॉस वाला मेथड से हम कैसे जांचेंगे, देख लो। 9 छक 54, 8 से 56, बिल्कुल सही है, पहले 54 तब 56। 7 छक 42, 9 पचे 45, यहां भी सही है, पहले छोटा तब बड़ा। 13 पचे 65, 11 छक 66। आप देखिए हर समय पहले छोटा तब बड़ा, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आ जाओ। कहा था एक वस्तु 20% के छूट पर बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है, तो बताइए अंकित कीमत क्रय मूल्य से कितना ज्यादा। देखिए क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं, दुकानदार को 20% का लाभ चाहिए, यानी कीमत बढ़ा लीजिए। 20% का डिस्काउंट भी देना चाहता है ग्राहक को, तो कीमत और बढ़ाना पड़ेगा, है ना। यानी 100 बटा कितना हो गया 80, इतना अंकित करना होगा। अब देखिए ना, यहां से काट लीजिए, यहाँ 20 से 5 बार में, यह कट गया 4 बार में, 4 से 30 बार में, 30 गुना 5 कितना हो गया 150। सोचिए 100 रुपया के सामान पर 150 अंकित करेगा, यानी लागत कीमत से कितना ज्यादा अंकित करेगा, तो 50% अधिक कीमत अंकित करेगा दुकानदार। कितना? 50%, है ना। ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता है x प्लस y बराबर दो संख्या x और y जिसका योग 60 है, HCF 12, LCM 72 है, तो हमसे क्या कहता है? कहता 1/x प्लस में 1/y का मान बताइए। अच्छा सोचिए इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम होगा x बाई, तो ऊपर हो गया आपका y प्लस में x। अब सोचिए x प्लस y का मान कितना है 60। आप जानते हो लसा मसा आपको हमने पढ़ाया है कि देखो चेला, अगर दो संख्या का चर्चा हो तो दो संख्या का जो गुणनफल होता है ना, उसके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर हुआ करता है। तो जो दो संख्या का गुणनफल वही लसा और मसा का गुणनफल, यानी 12 गुना कितना हो गया आपका 72। 12 से 5 बार में काट लीजिए, यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा 5/72, 5/72, है ना। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैथ्स का सवाल समाप्त हुआ, अब चलते हैं रीजनिंग की दुनिया में। चलिए आसान सा ही सवाल आपके स्क्रीन पर 21 नंबर दिख रहा होगा, देखो। कहा था यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ध्यान दीजिएगा आराम से, अच्छा कैसे कोड किया गया है। कहा था यदि किसी सांकेतिक भाषा में जो है जनवरी बराबर 7, मार्च बराबर आपको दिया गया 5, जून प्लस जुलाई। अच्छा ये 7 कैसे कोड किया है? हमको तो सीधा लग रहा है, इसमें देखिए 2 2 4 2 6 7 को लेटर है तो 7 से कोड कर दिया। मार्च में 5 लेटर है, 5 से कोड कर दिया। तो जून और जुलाई मिलाकर कितना हो जाएगा 4 और 4 8। तो ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, तो 8 अगर ऑप्शन में नहीं है, लेटर के रूप में ऑप्शन है, तो वह ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें 8 लेटर का इस्तेमाल किया गया। तो 8 लेटर तो फरवरी में ही हमको दिख रहा है ना, और तो किसी में 8 लेटर दिख ही नहीं रहा है ना। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना। बस जितना लेटर उसी से उसका कोड किया गया, तो इसमें 4 और 4 8 हो रहा है ना। तो 8 आपके ऑप्शन में नहीं था, तो 8 लेटर वाला हम ऑप्शन ढूंढेंगे कि लेटर के रूप में कौन उत्तर होगा, तो फरवरी। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहा था 5 पक्षी, कौआ, कबूतर, छोटा कबूतर, बड़ा कौआ और गरुड़ एक पेड़ की शाखा से एक के बाद एक उड़ता है। क्या कहता सुनिए, बड़ा कौआ जो है कौआ के बाद उड़ा। देखो ध्यान देना, बड़ा कौआ जो है वह क्या कहता है? कौआ के बाद उड़ा, यानी कौआ इससे पहले उड़ा। बड़ा कौआ कौआ के बाद, यानी कौआ इससे पहले उड़ा। और गरुड़ से पहले, गरुड़ से पहले उड़ा है बड़ा कौआ। गरुड़ से पहले और कौआ के बाद। अब आगे सुनिए, कबूतर कौआ और बड़ा कौआ के बीच में, देखिए कबूतर ही दोनों के बीच में उड़ता है, कबूतर। आगे सुनिए क्या कहता है, छोटा कबूतर कौआ से भी पहले। अच्छा छोटा कबूतर सबसे पहले, छोटा कबूतर जो है कौआ से आगे, यानी कौआ से पहले। कहा तक कौन, पांचों पक्षी अरेंज कर लिया हमने। कहा तक कौन सा पक्षी जो सबसे पीछे उड़ा है, तो सबसे बाद में कौन उड़ा? गरुड़। अगर सबसे पहले का बात होता तो छोटा कबूतर, सबसे पीछे बोला गया। ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कहा था 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुई के बीच कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। देखो हम तीनों बात बता देते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा कि 24 घंटा का हम बात बता देते हैं कि 24 घंटा में जो है घंटा और मिनट की सुई जो है 22 बार एक दूसरे से मिलता है ना।
हम 24 घंटा का लिख देते हैं। 24 घंटा में मिलने का मतलब कितना डिग्री कोण बनाना, 0 डिग्री। कितना बार, 22 बार एक दूसरे से मिलता है, यानी 22 बार 0 डिग्री का कोण बनाता है। 22 बार एक दूसरे के सीध में होता है, सीध में होने का मतलब 180 डिग्री का कोण बनाना। 22 बार एक दूसरे के सीध में होता है, जबकि 44 बार समकोण बनाता है। 44 बार क्या करता है, समकोण बनाता है। दोनों बात ध्यान रखिएगा, तीनों बात। 24 घंटा में जो है, घंटा और मिनट की सुई जो है 22 बार एक दूसरे से मिलता है, 22 बार एक दूसरे के, तीनों बात आपसे पूछा जाता है। 22 बार एक दूसरे के सीध में होता है, मिलेगा तो 0 डिग्री का कोण बनाएगा, सीध में होगा तो 180 डिग्री का कोण बनाएगा। जबकि 44 बार समकोण बनाता है। कितना बार, 44 बार। आपसे पूछा कितना देर में गया, 12 घंटा में। तो 24 घंटा में 44 बार समकोण बनाता है, तो इसका मतलब 12 घंटा में कितना बार बनाएगा, तो 22 बार समकोण बनाएगा। और समकोण का स्थिति भी हम बता देना चाहते हैं आपको, चला सुनना आराम से। समकोण का जो स्थिति बनता है, जैसे 2 और 4 बजे के बीच में अगर घड़ी होगा डायल वाला, तो आप देखना 2 और 4 बजे के बीच में 3 बार बनता है, 8 और 10 बजे के बीच में 3 बार, बाद बाकी हर घंटा में 2 बार समकोण बनता है। देखिए 2 4 2 घंटा, 8 10 2 घंटा, तो 4 घंटा में 6 बार हुआ। घड़ी में आपका टोटल 12 घंटा होता है, बचा 8 घंटा, 8 घंटा में 8 गुना 16, 16 छो कितना, 22 बार। तो 12 घंटा में 22 बार, 24 घंटा में 44 बार। तो एकदम रट जाइए कि 22 बार एक दूसरे से मिलेगा, 22 बार एक दूसरे के सीध में होगा और 44 बार समकोण बनाएगा। चलिए 12 घंटा का पूछा, आधा कर लीजिए। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कहता बाई एक पुरुष है तथा एक्स जो है वह बाई का भाई है। देखो बाई एक क्या है, पुरुष है, एक्स बाई का भाई, ये भी भाई है, ये भी पुरुष हो गया। आगे एम एक्स की बहन है, यह दोनों की बहन कौन हो गई, आर एन यार का भाई। अभी ये ना तो एन का चर्चा ना तो आर का चर्चा। आर बाई की पुत्री है। चलिए आर क्या है, बाई की पुत्री, एन उसका भाई है आर का। क्या कहता तो बताइए कि एन का एक्स क्या लगता है, एन का जो एक्स क्या लगता है, यानी पूछा जा रहा है एक्स जो है एन का क्या लगेगा, तो चच्चा लगेगा, उसके भाई का बेटा है चच्चा, है ना। कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चाचा लगेगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, और यह आज का आखिरी सवाल है मॉक टेस्ट का। तीसरा मॉक टेस्ट भी हमने आपको पूर्णतः कंसेप्ट के साथ कंप्लीट करवाया। कहता घड़ी में 2:45 बजा। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो पहले समय दर्शा लीजिए। अच्छा 2:45 आप जानते हो, 2:45 का मतलब 2:45 हुआ, कितना 2:45, 12 3 6 9। अच्छा 2:45 को दर्शाइए, मिनट वाला यहाँ, घंटा वाला 3 से थोड़ा पीछे, यही स्थिति बनेगा 2:45। अब क्या कहता, मिनट की सुई दक्षिण पूर्व में। देखिए पहले समय को दर्शा लीजिए, उसके बाद डायरेक्शन। डायरेक्शन आप जानते हो एन ई एस डब्ल्यू एन के तौर पर काम करता है, उत्तर पूर्व, नीचे दक्षिण, इधर हो गया पश्चिम, है ना, एन ई एस डब्ल्यू एन, तो दक्षिण पूर्व। तो उसी हिसाब से रखिए, यहां पर दक्षिण रख लेते हैं, साउथ नहीं उल्टा लिखा गया ना भाई, पहले पूर्व, एन ई, अगर यहां पर पूर्व लिखे तो यहां पर एन लिखना होगा, एन ई एस डब्ल्यू एन, यही तो होता है डायरेक्शन मेरा। अब हो गया, देखिए घंटा वाला जो सुई है, अच्छा मिनट की, यदि मिनट की सुई जो है दक्षिण पूर्व दिशा में है। अच्छा मिनट का सुई का बात किया गया था, मिनट वाला सुई जो है वह दक्षिण पूर्व, यह सुई के बारे में बोला दक्षिण पूर्व दिशा में। अब देखिए उसी हिसाब से दक्षिण पूर्व में इसको बनाना है, तो यहां पर ईस्ट रख लीजिए, ईस्ट, साउथ, यहां पर नॉर्थ रख लीजिए, एन ई एस डब्ल्यू, यही तो है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, घंटे की सुई का दिशा, घंटे का सुई का दिशा पश्चिम हो जाएगा, है ना। देखिए ऐसे बीच में भी हो सकता है ना, उत्तर पश्चिम, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, तो पश्चिम आपका बेटर आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या मेरे भाई, बी। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न पूछे तो पहले समय दर्शा लीजिए, उसके बाद डायरेक्शन का इस्तेमाल करो। मिनट की सुई दक्षिण पूर्व में है तो दक्षिण पूर्व आप बनाइए, डायरेक्शन आपका एन ई एस डब्ल्यू एन होता है, दक्षिण पूर्व में हो गया। आपसे घंटा का सुई पूछा, उत्तर पश्चिम भी होता, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो डायरेक्ट पश्चिम ही वाला उत्तर होगा, फिर नहीं है तो, है ना, तो पश्चिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह था आपका मॉक टेस्ट तीसरा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा।
आप चेला प्रैक्टिस करते रहिए। 3 मॉक टेस्ट हो गया, तीनों का पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है ना। जो लोग अभी तक रिवीजन नहीं किए, बिल्कुल रिवीजन करते रहिए, और आपको जिस समय टेस्ट पेपर भेजा जाता है उसी समय बना करके आप बैठिए और मेरे साथ डिस्कशन में जुड़िए, कॉपी पर सारा बात को मेंशन करते चलिए और सभी लोग के पास आप लोग शेयर भी करते रहिए, इस कोर्स के बारे में सबको बताते भी रहिए, है ना। इस टेस्ट के बारे में बताइए कितना मजा आपको आ रहा है, यानी एग्जाम के व्यू से आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह बैच। फिर मुलाकात होगी हम लोग का नेक्स्ट क्लास, यानी कल तो शायद संडे है ना आपका, यानी परसों होगा। तब तक आप YouTube के माध्यम से, YouTube पर भी बहुत सारा चीज हम लोग का डाला जाता है, YouTube के माध्यम से आप लोग जो है तब तक पढ़िए कुछ ना कुछ। फिर मुलाकात होगी कल नहीं परसों, यानी नेक्स्ट क्लास में। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत।